दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस मंत्रा एजुकेशन में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, है ना। उस पर हम लोग बात करेंगे। और ये 27 अक्टूबर 2018 का पेपर है। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है ना। सेकंड शिफ्ट का पेपर है और इसमें हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 39 से लेकर 76 तक के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या अभी। पहला क्वेश्चन आपका 39, थोड़ा स्पीड से करेंगे इसको हम लोग, क्योंकि आसान क्वेश्चन है और हम लोग चूँकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रीवियस एनालाइज कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम इसमें हम लोग नहीं लगाएंगे। आप भी अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपके इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो 39 क्वेश्चन। 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1980 का ब्याज कितना होगा। तो आप सबको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमने बचपन से पढ़ा है, PRT/100 होता है। ठीक है, तो मूलधन दे रखा है इसमें भैया 1980 दे रखा है, लगा दो, जो पता है लगाते चले जाओ। आर दे रखा है 5%, बिल्कुल नहीं, ये टाइम है भाई। और रेट दे रखा है 8%। डिवाइड कर देंगे इसको आप 100 से, और डिवाइड करना आपको आता ही है ना। तो ये आपका हो जाएगा 4। 4 से जब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए। ऑप्शन एक ही है केवल, लास्ट में यूनिट प्लेस 2 है, वो है आपका 792। पूरा सॉल्व करेंगे, करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, 792 आपका आंसर आ जाएगा, ये होगा इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन 40 क्या कहता है, 15% और 9% की हानि के बीच का अंतर इतना है, और जिसकी बात की जा रही है वो लागत मूल्य पूछ रहा है। भैया ऐसा है, देखो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, सीपी निकालना है, और सीपी को ही लागत मूल्य कहते हैं। और इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं, या तो आप एक्स लेकर कर लीजिए, और अगर आपके पास टाइम बहुत है और आपका टाइम पास नहीं हो रहा है एग्ज़ाम में तो आप एक्स मान के कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका टाइम कम है और आप समझदार हैं तो आप 100 मान के कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। तो मैंने मान लिया जो सीपी है वो 100 है। कितना है, 100। और हमें पता है कि जब लाभ होता है तो कोई चीज़ प्लस होती है तभी लाभ होता है ना। तो 15% का लाभ हुआ तो 115। और उसने कहा है कि 9% की हानि हुई है भाई साहब, है ना। 9% की हानि, 15% का लाभ। ठीक है, 9% की हानि हुई है तो 100 में से 9 घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 91 आएगा। हमारे हिसाब से इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 115 और 91 का। तो जब आप निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये आपका 24 का डिफरेंस है। लेकिन इनके हिसाब से डिफरेंस कितना है, इनके हिसाब से डिफरेंस है 768 रुपये। ठीक है, तो हमारे हिसाब से 24 है, इनके हिसाब से 768 है। ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक हो सकता है। आप यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालिए। 24 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 768। ठीक है, डिवाइड बाई 24, राइट। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 6 से काट सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। 6 एकम 6 चलेगा, 6 दूनी 12 और 6 अट्ठे 48। नीचे कटेगा 6 चौक 24, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी दिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, 32। एक यूनिट की वैल्यू 32 आई, हमने सीपी को 100 माना हुआ है, तो सीपी एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, 100 गुना 32, और आपका आंसर आ जाएगा 3200 रुपये। ठीक है, आसान क्वेश्चन था भाई, देखते जाओ क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए भाई, खिलौना है ना। पहले क्वेश्चन में खिलौने खिलौने बहुत आते थे लिखे। चलो, खिलौना, एक खिलौने का अंकित मूल्य दे रखा है, यानी कि सीपी दे रखा है। फिर से क्वेश्चन में 41 कर रहे हैं भाई हम लोग, है ना। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आगे बढ़ते जाइए, और नहीं किया तो देख लीजिए। जो सीपी है वो है 1800 रुपये। ठीक है, और डिस्काउंट दिए गए हैं दो, 20% का और 15% का। तो बाबू ऐसा है कि इसको या तो आप ऐसा कर लीजिए, 20% डिस्काउंट है ना, तो उसको 80 लिख लीजिए, और 15% डिस्काउंट को कितना लिख सकते हैं, 85 लिख सकते हैं। 100 में से माइनस करके लिख रहा हूँ मैं। इसके नीचे भी 100 लगाइए और इसके नीचे भी 100 लगाइए। ठीक है, एक तो तरीका ये है ना। एक तरीका क्या होता है, जब लगातार यानी कंसेक्यूटिव डिस्काउंट दिया जाता है तो समतुल्य बट्टा आपने पढ़ा होगा, है ना, समतुल्य बट्टा। ठीक है जी, समतुल्य बट्टा, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -x-y प्लस XY/100। ठीक है, तो पहला डिस्काउंट है कितने का, % का, तो -20 लिखे यहाँ पर। दूसरा डिस्काउंट है 15% का, 15 लिख दीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं है। प्लस 20 गुना 15 कीजिए और डिवाइड में 100 लिख दीजिए, राइट। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 35 माइनस का, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस का 3। यानी कि जब आप लगातार छूट देंगे तो आपको उसके बदले में 32% की छूट दे दें, तो बात एक ही है ना। तो हमने समतुल्य बट्टा निकाला है। अब सीधा क्या करना है आपको, सीपी आपको दे रखा है 1800 रुपये। ठीक है, सीपी आपको दे रखा है 1800 रुपये, और डिस्काउंट हमेशा सीपी पे निकलता है। तो इसका दो तरीका यहाँ से, या तो इसका 32% निकाल के इसमें माइनस करो, या फिर सीधा 100 में से 32 घटा दो आप। जब 100 में से आप 32 घटाओगे, ठीक है, तो कितना आना चाहिए आपके पास, 68। तो 68 नीचे रखिए, यहाँ पर 100 रखिए। सीधा आपका क्या निकल रहा है, ये आपका एसपी निकल रहा है, विक्रय मूल्य निकल रहा है। ठीक है,
तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 8 से 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, 64 यानी कि 4 लास्ट में आना चाहिए यूनिट प्लेस, और केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 1224। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके पास है तोरशा। तोरशा ने 2250 रुपये के साथ कारोबार शुरू किया। कुछ महीनों के बाद त्रिशा भी आ गई। उसने इतने पैसे लगाए 2880 रुपये। 12 महीने तो दोनों के पैसे लगे हैं और लाभ का रेशो दे रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, गला ख़राब है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें प्लीज़। तो भैया ऐसा है, देखिए तोरशा, एक तो नाम ऐसे ऐसे रखते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। ये क्या नाम होता है, पहली बार सुना है तोरशा। तो तोरशा ने कितने लगाए, 2250 रुपये लगाए। ठीक है, और दूसरी जो पार्टनर है वो है त्रिशा, लेकिन त्रिशा कुछ समय बाद आई है, हमें वही समय निकालना है। तो अमाउंट तो पता है अपने को, अमाउंट हमें मालूम है कि उसने कितने लगाए, 2880 रुपये लगाए। ठीक है ना। अच्छा, इसके तो पूरे 12 महीने तक लगे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो त्रिशा है वो कुछ समय बाद आई है, तो हमें नहीं पता कि वो कितने महीने बाद लगी आई थी बिज़नेस के अंदर। तो हमने मान लिया कि वो एक्स महीने के बाद आई है, तो उसका अमाउंट कितने समय के लिए लगा होगा, 12 माइनस एक्स के लिए लगा होगा। ठीक है ना, पूरे के पूरे 12 महीने तक नहीं लगेगा ये, क्योंकि वो कुछ समय बाद आई है। तो जो समय है वो आपका 12 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसके साथ। ठीक है, अब जिस रेशो में, जो रेशो यहाँ से आएगा उसी रेशो में जो है हमारा प्रॉफिट होता है वो बढ़ता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखिए 12 से इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। 0 से 0 आपका कट जाएगा, इसको बाकी छोड़ दीजिए। तो 2 2 5, इस रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड में लेना। हम इसको नीचे मिलेंगे डिवाइड में, और उधर बचा हुआ है 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स बचा। और क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि जो अमाउंट बटा है इनके बीच में वो 25 और 24 के रेशो में बटा है। ठीक है, तोरशा पहले है तो तोरशा को ऊपर रखेंगे यहाँ पे। अब देखिए सारा कट जाएगा, ये 25 में 225 होता है, 24 से आपका 24 भी कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 12 माइनस 9 बराबर 3। तो अभी हमारा आंसर नहीं आया। उसने ये पूछा था कि त्रिशा जो है कितने महीनों के लिए उसने निवेश किया है, कितने महीनों के लिए उसका अमाउंट लगा है। तो एक्स महीने बाद वो आई, यानी कि 3 महीने बाद वो आई थी, 12 महीने टोटल लगा है, तो यानी कि कुल 9 महीने के लिए उसका अमाउंट, इसका मतलब लगा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपका सी है तो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए 43 क्वेश्चन है। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यकाल साइकिल पर 15 किलोमीटर घंटे की चाल से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात होने के कारण वापसी में उसकी स्पीड कम हो जाती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रह जाती है। दोनों तरफ से औसत गति आपसे पूछी है। 43 क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला में पता होता है, एवरेज बराबर होता है 2 गुना पहली चाल गुना दूसरी चाल डिवाइड बाय पहली चाल प्लस दूसरी चाल। ये कब लगता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तब लगता है जब दूरी कैसी हो, दूरी आपकी नियंत्रण हो, यानी कि कांस्टेंट हो, तब लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो दूरी है ही भाई, जब कोई इंसान यहाँ से अपने ऑफिस जा रहा है वापस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है दूरी तो हम लोग सेम ही मान के चलेंगे, है ना। अब आप ये मत कहिएगा कि हो सकता है ऑफिस से घूमते हुए आई हो, घंटा घर होते हुए, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो सीधा ही है। तो बस सॉल्व कर लीजिए इसको, एवरेज निकालना है आपको, कैलकुलेशन करनी है। 2 गुना पहली जो चाल है वो है 15 है, दूसरी जो चाल है वो 10 है, और 15 प्लस 10 होता है 25। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 गुना 15 गुना 10 बटे 25। ठीक है, तो 5 दिया 15 होता है, 25 25 होता है, 5 दूनी 10 होता है, और 2 दूनी 4 दिया 12 होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। 44 देखते हैं क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस कटे हुए हैं, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 44 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन आया था पिछली बार पेपर ये वाला। x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y। ठीक है, तो हमें पता है कि इस तरह की इक्वेशन जब हमारे सामने होती है तो हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, अंदर वालों की मल्टीप्लाई अंदर से करते हैं, बाहर वालों की मल्टीप्लाई बाहर से करते हैं, बीच में इक्वल लगा देते हैं। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 5, और ये आपका हो जाएगा 45, यानी कि x y की वैल्यू आपसे पूछी गई है मेरे ख्याल से, यस। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें बिल्कुल ओके है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड से करते हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम इसमें लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन अगेन किसका है आपका, ये चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है ना। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन अभी हमने किया है पहले पीछे, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। तो
800 रुपये का 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। 2 साल के बाद जो ब्याज मिला वो हमें निकालना है, तो निकाल सकते हैं आराम से। देखिए इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो सीधा फॉर्मूला लगाइए या फिर इसको फ्रैक्शन में बांट लीजिए, जो आसान होता है। देखिए आर बराबर दे रखा है 10%, ठीक है, सॉरी, जो रेट दे रखा है वो 10% है। इसको क्या मैं 1/10 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो पहले साल में क्या हुआ होगा, अमाउंट 10 से 11 हुआ, दूसरे साल में 10 से 11 हुआ, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 और आपका ये हो जाएगा 121। ये जो हम लोग मानते हैं इसको हम लोग मूलधन मानते हैं। क्या मानते हैं? मूलधन। और ये आपका क्या होता है? ये आपका मिश्र धन होता है। क्या होता है आपका? मिश्र धन होता है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से 100 मूलधन, और अगर रेट 10% लेते हैं तो मिश्र धन इतना होना चाहिए 2 साल के अंदर, ठीक है। लेकिन सवाल उसने ये कहा है कि 800 रुपये मूलधन है, तो ये 100 ना हो के कितना है? 800 रुपये है, ठीक है। उसने ब्याज पूछा, हमारे हिसाब से ब्याज कितना है? 21 यूनिट ब्याज है, ठीक है। और ये कितना गुना हो गया? 8 गुना हो गया। यानी कि जब अमाउंट 8 गुना है तो ब्याज भी तो 8 गुना हो जाएगा। यानी कि आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 168 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। चलिए 46 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 46 क्वेश्चन ये कहता है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब तक यानी कि 39 से हम लोग कर रहे हैं, तो 46 क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा करने वाला है ना, जिसका लेवल मॉडरेट कह सकते हैं आप। देखिए 9 पाइप हैं एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में पूरी तरह से टैंक को खाली कर सकता है। यदि पूरी तरह, देखिए 46 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग मैं पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए एक ना टैंक है, ठीक है, और ये टैंक आपका इस तरीके से है, ठीक है। सोचिए, वैसे टैंक है नहीं, ये तो कैन लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये एक टैप लगा हुआ है, यानी कि पाइप लगा हुआ है जो कि इसके अंदर पानी डाल रहा है, और एक पाइप कुछ इस तरीके से यहाँ से पानी निकाल रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल इससे एक स्टेप आगे बढ़ा दिया उन्होंने। उसने कहा कि पाइप सिर्फ 2 नहीं है, टोटल पाइप कितने हैं? टोटल पाइप 9 है, ठीक है। अब 2 तरह के पाइप हैं इसके अंदर, एक वो पाइप जो भरने वाले हैं, है ना, और एक जो पाइप लगे हुए हैं वो खाली करने वाले हैं। अब कितने कितने हैं वो हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। तो देखिए, और उसने क्या दिया क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन ये कहा है कि जो भरने वाला टैंक है, प्लस मतलब भरने वाला जो टैंक है उस वो 24 घंटे में किसी भी टैंकी को भर सकता है, और जो खाली करने वाला है सॉरी, जो खाली करने वाला है वो 18 घंटे में इसको खाली कर देता है, ठीक है। तो क्या हम एक मिड वैल्यू ले सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ अगर हम 72 ले लेते हैं तो 24 तिया कितना होता है? 72 होता है। 24 तिया 72 होता है, ठीक है। और 18 चौक 72 होता है, तो यहाँ पर 4। अब ये जो निकला है हमारा 3 और 4, यानी कि भरने वाले जो पाइप है, एक पाइप की कैपेसिटी 3 है और खाली करने वाले पाइप की कैपेसिटी 4 है, 4 यूनिट पर घंटा है। अब 9 पाइप है, हमें नहीं पता भरने वाले कितने हैं, खाली कितने हैं, और उसने पूछा है खाली करने वाले पाइपों की संख्या। तो अगर मैं यहाँ पर खाली करने वाले पाइप x ले लूँ तो क्या भरने वाले पाइप जो होंगे वो 9 - x नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, ठीक है। अब इसको करने के यहाँ से कई सारे तरीके हैं, या तो आप सीधा ऑप्शन से कर सकते हैं, वो भी हम लोग अभी करके देखेंगे, और या एक चीज़ ये भी दे सकते हैं। उसने ये कहा है कि जो टैंक है वो 9 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है, यानी कि जो ये पाइप है 9 के 9, इनकी कैपेसिटी कितनी होगी मिलाकर? 9 × 72 यानी कि 8, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 2 तरीके का बन गया आपका। भरने वाले पाइप की जो कैपेसिटी है वो है 3, खाली करने वाले पाइप की कैपेसिटी है 4, और दोनों की कितनी है? 8। तो इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हो, तो एलिगेशन लगाओगे तो हो जाएगा आपका 4, और ये कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो यानी कि जो भरने वाले पाइप है वो कितने हैं? 4, और खाली करने वाले पाइप कितने हैं? 5, और उसने खाली करने वाले पूछे, तो आंसर क्या आ गया आपका? 5, ठीक है। एक तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है क्वेश्चन का। देखिए 46 क्वेश्चन में वो टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे रफ हो गया था वो, तो एक तो तरीका हमने समझ लिया कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें टोटल जो भरने वाला पाइप है उसकी कैपेसिटी 24 आवर में ही भर सकता है, और जो खाली कर सकता है वो 18 घंटे में खाली कर सकता है। 72 हमने मान लिया एल्सियम लेके कि 72 घंटे की हमने 72 लीटर की हमने मान ली, टंकी 72 लीटर की है, ठीक है। इसमें एक पंप ऐसे लगा हुआ है, एक पंप इसमें ऐसे लगा हुआ है, लेकिन ये टोटल जो पंप है वो 9 है, ये ध्यान रखना है, 2 नहीं है 9 है। अब ये 9 में से कितने खाली हैं कितने भरे हुए ये हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ही समझते हैं। इसके बाद देखिए इसका एल्सियम लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा?
3 और 4 है ना, 24 तिया 72, 18 चौक 72, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो भरने वाला पाइप है ये 3 यूनिट 1 घंटे में भरता है, ठीक है, और ये 4 यूनिट 1 घंटे में खाली करता है। अब वापस से ही इस क्वेश्चन में आ जाइए। उसने एक बात और भी कही है यहाँ पर कि 9 घंटे में पूरा पूरा खाली हो जाता है, तो यानी कि जब 9 घंटे के हिसाब से देखेंगे 72 को, तो यानी कि टोटल इसकी 8 हो जाती है। तो एक तरीके तो हमने ये समझा कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं कि भरने वाले की 3 है, खाली करने वाले की 8 है, टोटल खाली करने वाले की 4 है और टोटल 8 है। जब उसको सॉल्व करेंगे आप एलिगेशन लगाकर, तो ये आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ से आ सकता है, 4 और 5 है ना। ये खाली करने वाला है, यानी कि खाली करने वाले पाइप कितने हैं, 5 हैं, और भरने वाले कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, आंसर आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। और या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि जो खाली होने वाले पाइप हैं वो x है, और तो भरने वाले कितने होंगे, 9 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितने हैं, टोटल 9 पाइप है। अब मुझे एक बात बताइए कि पूरा जो टैंक है वो खाली हो जाता है, यानी कि जो खाली करने वाले पाइप की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो आप यहीं पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। आपको करना क्या है, जो खाली करने वाले पाइप है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 4 की, ठीक है, और पाइप हैं कितने, ये 9, एक्स मान रखे ना आपने, एक्स, ये खाली करने वाला पाइप, इसकी कैपेसिटी बड़ी होगी तभी तो टैंक खाली हो पाएगा। और भरने वाले की एक पाइप की कैपेसिटी 3 है, और टोटल हमने ले रखे हैं, मान रखे हैं पाइप इतने हैं। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। अभी दोनों पाइप एक साथ खोले गए थे, और ये कितने घंटे में खाली कर देते हैं, 9 घंटे में खाली कर देते हैं। और टैंक की कैपेसिटी हमने कितनी ले रखी है, 72 लीटर ले रखी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 9 से 72 को काटेंगे तो यहाँ पर आपका 8 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 27 और प्लस 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 35 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो एक तरीके से आंसर आपका ये हो सकता है, सेकंड मेथड x लेकर कर सकते हैं। एक तीसरा मेथड ये भी हो सकता है कि आपको पता लग गया कि जो भरने वाला पाइप है उसकी कैपेसिटी 3 की है, खाली करने वाले की 4 की है, ठीक है। अब 9 पाइप है टोटल, कितने पाइप हैं, 9 पाइप है। हम ऑप्शन से कर सकते हैं, मान लीजिए ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, 5, 6, 4 और 3, ठीक है ना। अब मैं मान लीजिए पहला ऑप्शन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि पहला ऑप्शन सही है, इसका आंसर 5 ही है। हम 6 के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, यानी कि 6 खाली पाइप हैं। जब 6 खाली पाइप हैं, एक पाइप की कैपेसिटी 4 है, तो 6 की कितनी होगी, 24, ठीक है। अगर 6 खाली हैं तो भरने वाले कितने होंगे, 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9। इन दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे, ठीक है, अब दोनों पाइप जो चले हैं वो 9 घंटे तक चले हैं, तो ये इनको सॉल्व करके 72 आना चाहिए। तो क्या आ सकता है, नहीं आएगा 72, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 6 नहीं है। 5 हमारा आंसर भी है, और 5 रख के देखें अगर एक बार, देखिए 5 रख के देखते हैं। मान लेते हैं खाली पाइप 5 है, तो खाली पाइप अगर 5 है और एक पाइप की कैपेसिटी 4 है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 20 की, ठीक है। खाली पाइप कितने खाली पाइप हमने 5 लिए, तो भरने वाले कितने होंगे, 4 होंगे, और एक की कैपेसिटी 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12। इन दोनों का जब आप अंदर निकालेंगे तो कितना आएगा, 8। और ये 9 घंटे तक चले हैं, यानी कि 72 आ गया, और 72 लीटर की हमारी टैंकी भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5 हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, आप जो भी देख, बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब आप ये एक्स वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो खाली हो रहा है ना टैंक, तो यानी कि जो खाली टैंक करने के लिए जो पाइप लगे हुए हैं इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आप इसको पहले ले लेंगे और इसको बाद में ले लेंगे तो आंसर गलत आएगा आपका, ठीक है। और या तो फिर आप एलिगेशन लगा दीजिए सीधा, तो जो भी आपको ठीक लगता है। तो देखिए फिर 47 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। 47 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखते हैं इसको। देखिए, सार्थक 14 दिनों में रेत के गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान इसे भरने में 35 दिन लगाता है, और अली 12 दिन में इस गड्ढे को खाली कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि 2 भर सकते हैं और 1 खाली कर सकता है। और आपसे पूछा गया है कि बताइए गड्ढा कितने दिनों में भरा जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, जैसे अभी हम पाइपिंग सिस्टम का क्वेश्चन करके आए हैं, कुछ कुछ वैसा ही है, तो करेंगे भी इसको हम लोग वैसे ही। तो देखिए, सार्थक की बात करें अगर हम लोग, तो जब हम सार्थक की बात करते हैं, इसको मैं एस से लिख देता हूँ, है ना, एक सेकेंड।
देखिए सार्थक कितने दिन में भर सकता है इसको, सार्थक भर सकता है 14 दिन के अंदर, ठीक है। और बात करें विवान की, तो जो विवान है वो इसको फिल कर सकता है 35 दिनों के अंदर, 35 डेज़ में, ठीक है। और अली जो है वो इसको खाली करता है, ठीक है। यानी इसकी कैपेसिटी कैसी है, खाली करने की है। वो कितने दिन में करता है, इसका दे रखा है इन्होंने 12 डेज़ के अंदर, राइट। तो यहाँ पे, तो यहाँ मैं इसको प्लस कर दूँ, मतलब भरने वाले हैं ये, ठीक है ना, यहाँ पे, ताकि हमें आइडिया रहे। और ये खाली करने वाला, फिर से वही बात, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि जो सबसे बड़ी डिजिट होती है ना, इसको मल्टीपल कर लो, डबल कर लो। 70 रख के देखो, 70 नहीं कटेगा 12 से, 70 का डबल करेंगे 140, 140 भी नहीं कटेगा 12 से। और उसके बाद हम रखेंगे 210, 210, 210 भी 12 से नहीं कटेगा, 210 को भी डबल कर दीजिए तो 420, यस 420 जो होगा वो आपका तीनों से कट जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से वही, तो 14 को डिवाइड करेंगे, मतलब 420 को डिवाइड करेंगे 14 से तो कितना आएगा 30, 14 42 होता है। 35 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 12 आएगा आपका, ठीक है ना, करके देख लीजिएगा 12 ही आएगा। देखिए 420 को आप डिवाइड करेंगे 35 से, ठीक है ना, 420 को डिवाइड करेंगे 35 से तो आप देखेंगे 7 से कट जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 12, तो मैंने 12 यहाँ लिख दिया है। अब बात करते हैं आगे, अगर हम लोग अली की बात करें तो 12 से डिवाइड करेंगे 420 को, है ना, तो 70 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा, यानी कि 35। तो इसका जब हम देखेंगे तो इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी, 35 आएगी। अब ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तो जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे, जब ये आपके तीनों मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, तो तीनों की कैपेसिटी जुड़ जाएगी, यानी कि 30 प्लस 12 माइनस के 35, क्योंकि जो अली है वो इसको खाली कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 30 और 12 42 होता है, 42 में से 35 लेस करेंगे तो 7 आएगा, है ना। इसको सॉल्व करके हम लोग क्या लिखेंगे 7। अब आपसे पूछ रहे हैं कितने दिनों में गड्ढा जो है वो भर जाएगा, तो दिन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो टोटल हमारा क्वांटिटी है, यानी कि ये 420 को ऊपर रखें, है ना, और डिवाइड किससे करेंगे 7 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डेज़, है ना, 60 दिनों के अंदर जो है गड्ढा भर जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मन्नत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, 48 क्वेश्चन। देखिए 48 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए धारा के साथ, धारा के साथ इसको कितना समय लगता है, 7.5 घंटे लगता है, ठीक है। और धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध उसको कितना टाइम लगता है, उसको होता है 10.5 घंटे लगता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि यदि शांत पानी में दोनों तरफ यात्रा उसे करनी पड़े तो कितने घंटे में करेगा, यानी कि जब वो धारा के साथ जा रहा था, है ना, ये मान लीजिए धारा की डायरेक्शन है और ये विपरीत डायरेक्शन हो गई, है ना, तो जब वो इस साइड से जा रहा था तो उसको लग रहे थे 7.5 घंटे, और जब वो ऐसे जा रहा था अपोजिट तो उसको लग रहे थे 10.5 घंटे। अब वो कह रहे हैं कि जो धारा की चाल है उसको अगर हम लोग 0 मान लें तो कितना टाइम लगेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब डिस्टेंस सेम होती है, क्या कहा मैंने, नोट करके लिख लीजिएगा इसको, जब दूरी समान हो तो दोनों तरफ आने जाने में लगा समय, आने जाने में लगा समय। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, देखने में आसान है, लेकिन अगर इसकी हमने प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें टाइम ख़राब कर देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, धारा के साथ प्लस धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध लिया गया समय, कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर, आपको दोनों को उठा के जोड़ देना है, यानी कि 10.5, ठीक है, प्लस 7.5, आपका आंसर क्या आ जाएगा 18 घंटे, ठीक है, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, क्या कहते हैं क्वेश्चन पर, पढ़िए। क्वेश्चन 49 में कह रहा है कि एक ट्रेन जिसकी गति इतनी है 9 सेकंड में एक खंभे को और 29 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए वही वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर
दूरी बटा समय, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए जब ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो एक्चुअली में वो अपनी लंबाई ही चल रही होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पोल है और उसके सामने से कोई ट्रेन मान लीजिए जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं ट्रेन बनाता हूँ छोटी सी, ठीक है ना, मान लीजिए ट्रेन जा रही है आपकी। तो जब इस पोल को पार करेगी तो ये अपनी डिस्टेंस से तो चल रही है, अगर ध्यान से देखें तो यानी कि जब ये पोल को पार करेगा, जब ये पोल को पार करेगी तो क्या होगा, देखिए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, चाल कितनी है उसकी, चाल दे रखी है उसकी 67.5, यानी कि 67.5 इज इक्वल टू दूरी ये जो दूरी होगी किसकी दूरी होगी, ट्रेन की लंबाई होगी, हमने एल ले लिया इसको, और समय कितना लगा इसको 9 सेकेंड। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास यहाँ पर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। देखिए लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो चाल दे रखी है वो दे रखी है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में और ये सेकंड में, ठीक है, और आंसर आपको मीटर में दे रखा है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 67.5 को आप चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। याद रखिएगा जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 5/18 से। और जब उल्टा करना होता है यानी कि मीटर पर सेकंड से जब हमें जाना होता है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 18/5 से, ठीक है। तो ये शॉर्टकट होता है चेंज करने का यूनिट्स को, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। अब चलते हैं, अब देखिए इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ रख कर सॉल्व करेंगे, 9 से 9 कट जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग इसको रखेंगे, देखिए 67.5 इंटू 5/18 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा L/9। अब ये कट जाएगा आपका 2 से, ठीक है ना। इसको यहाँ से डेसिमल हटा सकते हैं आप और नीचे एक जीरो बढ़ा सकते हैं और 5 से आपका कट जाएगा, है ना। अब L की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 67.5 डिवाइड बाई 4। तो ओके, अच्छा ये डेसिमल हट जाएगा, 675 आएगा ना ये, ठीक है। डेसिमल नहीं रहेगा यहाँ पर, डेसिमल से हमने नीचे जीरो बढ़ा लिए, तो ये आपको हो जाएगा 67.5 डिवाइड बाई 4 तो सॉल्व करेंगे, फिर से मैंने डेसिमल लगा दिया, डेसिमल नहीं आएगा भाई, ठीक है, ये डेसिमल नहीं है यहाँ पे। तो डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 2 167 8 टाइम जाएगा, ये कुछ आपका ये जो 168.75 आया ये क्या आया, मीटर में आया, और ये क्या है, ट्रेन की लंबाई आ गई, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ आ गई, ट्रेन की लंबाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी निकल कर आई है, 168.75, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो चलिए, जो ट्रेन की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर 168.75। अब दूसरी कंडीशन में चलते हैं। दूसरी बात में उसने कहा है कि जब आप ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो ट्रेन की खुद की लंबाई होगी और दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, ठीक है। इनकी दूरी बड़ा चाल अभी भी उतनी की उतनी है उसकी 67.5, है ना। और इस बार समय कितना लगा उसको, 29 सेकेंड का समय लगा है ना। वही फॉर्मूला लगाया मैंने आपको, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है ना, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो बस अब हमें यहाँ से पी ही निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एल की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 168.75 प्लस पी, फिर से हमें वही करना पड़ेगा, 67.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, क्योंकि 29 सेकेंड दिया है उसने, ठीक है ना। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो लगभग आना चाहिए 375 मीटर। आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेशन है बस केवल उसमें, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 50 जो है वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन है, बोर्ड मास लगाना है आपको सिंपल इसमें, है ना। बोर्ड मास आपको लगा के चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 48। ओके, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन जो है आपका गलत है क्योंकि इसमें डिजिट्स का कोई इशू है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
टी के बाद। देखिए 51 क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लस करना है आपको, है ना। इसमें आपको पता ही है क्या करना होता है कि डेसिमल के बाद जो मैक्सिमम है वो 4 तक जा रहा है, तो आप 4 जीरो बढ़ा लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद है 14.3, तो यहाँ 14 रखिए और यहाँ पर 3 रखिए, ठीक है। उसके बाद 3 जीरो बढ़ा दीजिए आगे। उसके बाद है आपका 1.43, तो 1 यहाँ रखिए, 4 3 यहाँ रखिए और डबल ज़ीरो बढ़ा दीजिए। उसके बाद क्या है 0.143, तो पॉइंट यहाँ रखिए, 1 यहाँ रखिए, 4 यहाँ रखिए, 3 यहाँ रखिए, आगे जीरो लगा दीजिए। उसके बाद 0.0143, ठीक है। हम क्या देख पा रहे हैं कि इस साइड में जो है ना ऑप्शन जब देखेंगे तो 158 सब में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं वहाँ पर देखना भी नहीं, हमें डेसिमल के बाद ही सेट करना है इसको प्लस कर दीजिए 3 7, ठीक है। और ये होगा आपका 8 और ये होगा आपका 8, ठीक है। डेसिमल के बाद 158 ही आएगा, प्लस करके देख लीजिएगा, ज़रूरत नहीं है वैसे। तो 0.8873 ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 52 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 52 आपसे क्या कह रहा है। देखिए 52 7/16 आसान क्वेश्चन है। 7/16 प्लस आपको करना है 7/48, इसका आपको योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल निकालना है, राइट। तो उसका योगफल निकालेंगे हम लोग। अब इसके कई तरीके हैं, आप 48 एलसीएम ले लीजिए इसका, ठीक है। 3 टाइम जाएगा और यहाँ पर आएगा 21 प्लस 7, तो हो जाएगा आपका 28/48 और ये आपका हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपका, फिर ये आपका 2 से कट जाएगा 7 और ये आपका आ जाएगा 12, तो 7/12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, 53 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 53 क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका ऐसे फलसे का क्वेश्चन आ गया। देखिए 52 क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 15, 25 और आपका 35 से पूरी तरह से कट जाए, यानी कि कोई आपको ऐसी वैल्यू चाहिए जो इन तीनों से कट जाए, ठीक है। और वो 4 अंकों की होनी चाहिए, सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो हम सीधा ऑप्शन से इसको करेंगे, आसान होता ऑप्शन से। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास यही है 9975, तो पहले इसी को चेक करते हैं, ठीक है ना। देखिए 15 से डिवाइड होने के लिए वो संख्या 5 से और 3 से डिवाइड होनी चाहिए, 25 से होने के लिए 5 गुना 5 से होनी चाहिए और 35 से होने के लिए 5 × 7 से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये संख्या 5 से तो है ही है, देखिए, है ना। अब 3 से चेक करते हैं, 9 9 18 होता है, 3 से कट जाएगा, 7 5 12 भी कट जाता है 3 से, तो यानी कि 15 से तो कट जाएगा। अब 7 से और देख लेते हैं, 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, 1 बच गया आपका, 7 दूनी 14, 3 और 7 बचा 35, यानी कि 7 से भी कट जाएगा और 25 से तो ऑलरेडी कट ही जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा यही आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है। इसको आप इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, टाइम बचता है इससे आपका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 54 क्वेश्चन में कहता है, इस बार आपको एचसीएफ निकालना है। देखिए 150, राइट, 225 और 375, इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखिए एचसीएफ होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से काट दे। तो इसके निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। आप इसमें से कोई छोटी संख्या उठाइए जो 150 है और उसको किसी एक संख्या से आप फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इसका 1 टाइम जाएगा आपका 155, 7 75 आ गया। 75 से फिर से 150 को आप डिवाइड कीजिए तो आप देखेंगे कि पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 75 इसका कैसे हो सकता है, लेकिन अभी भी आंसर नहीं होगा, आपको तीसरे के साथ इसको देखना पड़ेगा, यानी कि 375 के साथ देखना पड़ेगा क्या पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 75 यहाँ रखे आप। अब देखिए 75 75 चौक 75 चौके कितना होता है, 300 होता है, और 75 पंजे कितना होता है, 375 होगा, तो ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 75 ऑप्शन में है। चौबीस से डिवाइड करके नहीं देखना आपको, आपको क्या करना है कि 24 के फैक्टर कर लीजिए। देखिए 24 का जो फैक्टर होगा आपका 6 गुना 4 कर सकते हैं, 6 को आगे क्या लिख सकते हो आप, 2 गुना 3 लिख सकते हो, है ना। यानी कि आपको देखना है कि कौन सी नंबर इसमें से 2 से 3 से और 4 से। अब देखिए जो वैल्यू 4 से डिवाइड होगी वो 2 से तो हो ही जाएगी, तो यानी कि आपको कुल मिला के दोनों को देखना है केवल, ठीक है। चलिए
पहले चेक करते हैं फटाफट जल्दी से। 3 का डिविजन रूल क्या होता है, सम इन सबको जो डिजिट्स हैं इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 और 1 5, 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 4 4 8 नहीं कटेगा। 2 और 8 10 और 8 18, 3 से कट जाएगा। 5 और 6 11, ये नहीं कटेगा। 4 और 3 7 है ना, 7 7 14 और 6 20, 2 बचेगा और 9 और 2 11, ये भी नहीं कटेगा। ये देखते हैं 5 और 5 10 7 17 और 2 19, 19 और 1 20 और 27, ये 3 से कट जाएगा। 3 से कट जाएगा, 4 से चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, 28 कट जाएगा। 4 से कट जाएगा तो 2 से भी कटेगा, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 5 and 5 to 8। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है। यदि संख्या 164 को 32 शून्यों के अनुपात विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग है ना, तो क्या करते हैं इसमें हम लोग 32, क्वेश्चन नंबर 56 है ये आपका, ठीक है। तो 32:9 है ना। अब हमें डिवाइड करना है 164 को इन दो में, तो इसको हम लोग x लेके कर सकते हैं है ना। तो x अगर जब मान लेंगे तो उसको x ले लीजिए यहाँ पे और इसको भी x ले लीजिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि रेशियो में होता है ना। तो 32 और 9 कितना होता है 41x, कितना होगा 41x। अब 41x बराबर कितना होना चाहिए 164 होना चाहिए है ना। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 164 को डिवाइड करेंगे आप किससे 41 से है ना। अब ये पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 4 होगी। आपसे छोटा वाला पार्ट पूछा है तो छोटा वाला पार्ट कितना होगा 9 गुना 4 यानी कि 36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं 57 की बात करते हैं। किसी प्रवेश में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम अंक 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, तो परसेंटेज कट ऑफ पूछ रहे हैं। आसान क्वेश्चन है। तो परसेंटेज कट ऑफ कितना होगा, परसेंटेज कट ऑफ कितना होगा, जितने मार्क्स चाहिए उसको ऊपर रखिए, टोटल मार्क्स को आप नीचे ले लीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 6 से पूरा पूरा करना चाहिए, 6 48 होता है, 4 6 7 42, यानी कि 87% हमें लाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। 58 देखिए, आसान क्वेश्चन है, अब जल्दी करना है यहाँ से क्वेश्चन को। अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर। अब देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। आपको पता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ कुछ इस तरीके से होता है। चलिए देखते हैं इसको। अतुल जो है वो उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर जाता है, तो यानी कि ये इस तरीके से हम उत्तर मान लें, ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो ये चला वो 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर जाता है, ये गया 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि नीचे तरफ मुड़ेगा और कितना चलता है 5 चलता है वापस से, ठीक है। तो ये हो गया 5। आपसे पूछ रहे हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो कितना होगा 3 होगा। आंसर क्या आएगा इसका 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 59 देखिए क्या है। नीचे एक कथन दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है। तो कथन है, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को, आगे देखना पड़ेगा क्वेश्चन ये, देखिए, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को चलाने की परमिशन दे देनी चाहिए। क्वेश्चन ये कटा हुआ है यहाँ से। तो क्वेश्चन ये था, क्या निजी क्षेत्र को भारत में, यानी प्राइवेट सेक्टर को भारत में हॉस्पिटल्स चलाने की परमिशन देनी चाहिए, ठीक है। ये है सेंटेंस, मतलब स्टेटमेंट ये है। तो देखते हैं आगे कंक्लूजन क्या दिया इसका। हाँ, मतलब अगर हम यस करते हैं तो उसके पीछे रीज़न देखना है क्या दिया इसने। वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं, नहीं अस्पतालों को से पहला वाला जो इसका है तर्क वो बिल्कुल सही है। यानी कि देखिए इसके पीछे की वजह आप समझ सकते हैं क्यों इसका आंसर 1 होगा, इनके पहला ही कथन इसका सही माना जाएगा। रीज़न उसके पीछे ये है, देखिए उसने हाँ में जो रीज़न दिया है वो स्ट्रांग है, क्योंकि ये तो बात सच है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं और वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी फ्लरिश्ड हैं, इसी वजह से उसको परमिशन दे देनी चाहिए। अगर हम नहीं भी लेते हैं सेकंड ऑप्शन तो, लेकिन उसके पीछे जो उसने रीज़न दिया है वो सटीक नहीं बैठता, क्योंकि खतरनाक का क्या मतलब होता है, अगर गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल रखेगी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में भी तो वो भी अच्छा काम करेगा ना। तो इसलिए नहीं वाला जो तर्क है वो सूटेबल नहीं है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। इसी तरीके से 60 क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मेरी आदत ठीक नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए, पिता की आयु और पुत्र की आयु 21 साल का अंतर है, यानी कि फादर और सन की जो आयु में डिफरेंस है वो 21 साल का है, ठीक है। तो हमें बेटे की आयु निकालनी है वर्तमान की, तो उसके लिए क्या इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, की ज़रूरत है या दोनों की ज़रूरत पड़ेगी या फिर केवल 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए
पहला जो स्टेटमेंट है 5 साल के बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु में 5:2 का अनुपात होगा। तो क्या यहाँ से पता लग सकती है? यस, बिल्कुल पता लग सकती है। देखिए 5 साल बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु में अनुपात है 5:2 का, ठीक है। तो और हमें अंतर पता है, तो मुझे एक बात बताइए आप, क्या निकल पाएगा यहाँ से? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में वो क्या कहता है कि उसने एक चीज़ दी है कि पिता और पुत्र की आयु का योग, अंतर दिया गया है, ठीक है। कितना है? 21 है। अब पहला कथन देखिए क्या कहता है। पहला कथन कह रहा है कि 5 साल के बाद आयु उसके पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 होगा। मुझे एक बात बताइए, अंतर अगर पिता और पुत्र में 21 साल का है तो वो तो हमेशा रहेगा, है ना। वो तो हमेशा रहेगा, चाहे 5 साल पहले पूछेंगे या 5 साल बाद पूछेंगे, 10 साल पहले या 10 साल बाद। तो जब 5 साल के बाद उनकी आयु जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो अंतर होगा वो तो 21 का ही बराबर आना चाहिए। तो इसका अंतर 3 के बराबर 21 हो जाएगा और 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी 7, और यानी कि आपका ये हो जाएगा 14 और 35, यानी कि पहला कथन से निकाला जा सकता है। दूसरी की बात करते हैं। उसने कहा है कि 5 साल के बाद पिता और पुत्र की आयु का योग 66 साल है। तो 5 साल बाद जब योग 66 होगा तो यानी कि योग हमें मिल जाएगा पिता और पुत्र का योग हम निकाल सकते हैं 5 साल के बाद। तो 10 माइनस कर दीजिए, 56 आ गया आपका, ठीक है। और अंतर हमें पता ही है कितना है, 21 है, तो यहाँ से भी निकल जाएगा। यानी कि इसमें कथन 1 और कथन 2 या तो पहला दे दीजिए या दूसरा दे दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि कथन पहला या फिर कथन दूसरा। तो ऑप्शन देखते हैं इसके हम लोग। केवल कथन 1 पर्याप्त है, या तो कथन 1 या तो कथन 2, यानी कि जो इसका आंसर होगा 60 क्वेश्चन का वो होना चाहिए क्या? सी, है ना। या तो पहला कथन दे दीजिए हमें या फिर दूसरा दे दीजिए, हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 61 क्वेश्चन, कुवैत दिनार और तुर्की। अब ये तो आपको सीधे सीधे बताया गया, कुवैत की जो करेंसी है वो दिनार है, तो तुर्की की क्या है? लीरा है, ठीक है, लीरा। 62 देखिए, पुष्टिकरण, अस्वीकरण, सृजन। पुष्टिकरण का जो संबंध अस्वीकरण से है, सृजन का संबंध किससे है? बनाना, उपयोग, नष्ट, निकृष्टतम, नहीं, सी उसका सही आंसर होना चाहिए, नष्ट। सृजन करना, नष्ट मतलब विनाश करना। जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है, उसमें मेमने से संबंधित क्या है? ठीक है, देखिए जैसे उल्लू उड़ता है उसी तरीके से जो मेमना होता है वो खेलता है, यानी कि ए। 63 का आंसर क्या होगा? ए। 64 देखिए, RST का मतलब ये है, तो GHI का मतलब ये। अब आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, इसके अंदर। तो 65 क्वेश्चन आसान है, आप कर सकते हैं, बहुत इजी रिलेशन दे रखा है। देखिए RST, R का कितना होता है? 18 होता है, S का कितना होता है? 19 होता है, और T का कितना होता है? 20 होता है, और यही गिवन है। तो आपको GHI का निकालना है, GHI का आपको निकालना है। G का 7 होता है, H का 8 होता है, और I का 9 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। देखिए 66 क्वेश्चन देखिए, ER का संबंध जो है वो VI से है, तो JQ का संबंध आपको बताना है किससे होगा। तो पहले इसको देख लीजिए। देखिए V और E एक दूसरे का अपोजिट होता है, I और R एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी कि J का अपोजिट क्या होता है? Q, और Q का अपोजिट क्या होता है? J। तो इसका आंसर क्या आएगा? B। आसान क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन नंबर 67, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो आपको देख के चलना है। देखिए अगला है 67 क्वेश्चन, BCE का रिलेशन 10 से दे रखा है, तो KMQ का रिलेशन किससे होगा? तो B का कितना होता है? 2, C का कितना होता है? 3, उसका कितना होता है? 5। तो 2 + 3 + 5 10 होता है। इसी तरीके से 11, 13
और 17, ठीक है। 17 और 13 30 होता है, 40 और 1 41, यानी कि आपका आंसर कितना आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे यहाँ से। 68 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तितली का संबंध कीट से है, सांप का संबंध किससे है। जैसे तितली आपकी कीट होती है, इंसेक्ट होती है, इसी तरीके से जो सांप होता है वो सरीसृप होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, 68 का ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक होगा। 69 देखते हैं, ए जेड बी वाई सी एक्स और डी डब्ल्यू। तो ए बी सी डी ई, यानी कि देखिए ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, तो उसका बाद क्या आना चाहिए अगला, ई। और ए जेड का उल्टा होता है, बी वाई का उल्टा होता है, सी एक्स का उल्टा होता है, डी डब्ल्यू का उल्टा होता है, तो हमें ई का उल्टा चाहिए, वो होता है वी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक होगा इसमें। चलिए 670 देखते हैं, सी ई जी के एम। सी का 3 होता है, इसका 5 होता है, इसका 7 होता है, इसका 11 होता है, इसका 13 होता है। अब देखिए 3 5 7 11 13, आगे क्या आना चाहिए 15, और 15 का कोड क्या होता है अल्फ़ाबेट ओ, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। 3 और 2 5 7, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये 2 का डिफरेंस हो गया, ये 2 का डिफरेंस हो गया, ये 4 का डिफरेंस हो गया, ये फिर से 2 का डिफरेंस हो गया, ये फिर से 2 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो कोई सीरीज बन रही है क्या, नहीं। ओके, 3 7 6 5 6 4, भाई 3 ए बी सी, ठीक है, 2 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसमें आपका, अगर हम लोग ऐसे भी देखें, देखिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर 2 का, और फिर यहाँ पर 2 का, फिर 4, फिर 2, फिर 2, यहाँ पर 2 ही होना चाहिए, तो यहाँ पर 15 यानी कि ओ आंसर होना चाहिए। तो हो सकता है ऑप्शन गलत हो, तो ऑप्शन नंबर बी में जो क्यू दे रखा है आपको, ये गलत है, ओ होना चाहिए था इसके साथ, ठीक है। तो ये ऑप्शन में एरर हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं 71, के ओ एस, 11 15 और 19, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो आगे भी 4 का डिफरेंस होगा, यानी कि 23 आना चाहिए, और 33 का होता है डब्ल्यू का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। 72 क्वेश्चन देखिए, 72 क्वेश्चन में आपको सीरीज बताइए 11, बहुत आसान दे रखी है यार, इतनी आसान आई हुई थी, देखिए 44 और 66। तो 11 का डिफरेंस, 11 दूना 22 गुना 2, ठीक है, गुना 2, सॉरी गुना 4, 11 का मल्टीपल है, यानी कि 11 गुना 1 बराबर 11, 11 गुना 2 बराबर 22, 11 गुना 4 बराबर 44, और 11 गुना 6 बराबर 66, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा इसमें, कोई सीरीज निकल रही है क्या, 1 2, एक बार 1 से किया, 2 से किया, फिर 4 से, फिर 6 से, 2 4 6, उसके बाद 8 से करेंगे, क्यों, देखिए ये जो है ना, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, देखिए फिर 4 से हो रही है, फिर 6 से हो रही है, अब क्या कितने से होगी 8 से, तो इसका आंसर क्या आएगा 88 आएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार ऑप्शन पे भी नज़र मार लेते हैं, फिर भी 10th 11th, ओके। देखिए 73 क्वेश्चन देखिए, 73 क्वेश्चन क्या कहता है, सीरीज का क्वेश्चन आ गया फिर से। तो 13 4 26 8 52 7 104 और 10। देखिए 13 गुना 2, 26 गुना 2 और 52 गुना 2, ठीक है। अब अगर हम ऐसे देखें तो 4 दूनी 8 होना चाहिए था, ठीक है, फिर 8 के बाद यहाँ पर सीरीज टूट गई है, तो यानी कि हम जो सीरीज देख रहे हैं, तो यानी कि हमारा ये वाला सीरीज का पैटर्न तो गलत हो गया, है ना। ये देखिए यहाँ तक तो ठीक आ गए हम लोग, लेकिन यहाँ पर फंस गए। दोबारा देखते हैं इसको, देखिए 13
13 के बाद 4 आ रहा है, ठीक है। तो 13 के बाद 4 कैसे आ सकता है? अगर हम 1 + 3 कर दें तो 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 26, 26 से 8 हुआ, यानी कि 2 + 6 को जोड़ा गया है, तभी जाके 8 आया, ठीक है। 13 को अगर हम जोड़ते हैं 1 + 3 करके तो बस 4 आ रहा है, ठीक है। 26 को जब हम जोड़ते हैं, डिजिट जोड़ते हैं इसकी, तो 2 + 6 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है, ठीक है। और अगर हम 52 को जोड़ें इसी तरीके से 5 + 2 को जोड़ते हैं तो 7 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें जोड़ना है सबको, तो ये आपका 5 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अच्छी सीरीज थी 73, है ना, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़े क्वेश्चन में, देखें 220, 284, 356, अगला क्या आना चाहिए? चलिए देखते हैं। 220, 284, उसके बाद 356, इसमें जो डिफरेंस है वह है 64 का, इसमें जो डिफरेंस है 72 का, ठीक है। और तो कोई सीरीज नहीं मिल रही इसके अंदर में, है ना, और कोई सीरीज नहीं मिल रही है अपने को, तो यानी कि ये तो डिफरेंस वाला तो खैर नहीं बन रहा है। अब आगे देखें ज़रा। अच्छा, अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा आ रहा है 8 का डिफरेंस, ठीक है। अगर इसके आगे हम 8 का डिफरेंस ले लेते हैं सपोज़ कि और तो कोई सीरीज में मिल नहीं रही है हमारी, तो 72 8 80 होता है। ये 356 में अगर हम 80 जोड़ते हैं, चेक कर लेते हैं आंसर आ रहा है क्या, ऑप्शन चेक कर लेंगे हम लोग। 80 जोड़े इसके अंदर, क्योंकि 64 और 72 में 8 का डिफरेंस है, 72 में 8 जोड़ते तो 80 आ जाता है, और इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6, 3 और 436, 436 है ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक है। बल इसमें डिफरेंस देखें 6, ठीक है, 1 16, 12 में से 6 गया 6, और 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 116। इसमें देखें 0 7 1, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमें डिफरेंस वाले से तो नहीं चल रहा है ये आगे, क्योंकि जब हम देखेंगे इसमें तो करके देखना पड़ेगा इसको, तो ये हो जाएगा 4, और यह बचेगा आपका 16, 16 में से 11 गया 5, नहीं ये तो नहीं बन रहा है कुछ भी, दूसरा कुछ टिक लगाना पड़ेगा इसमें। तो हम ऐसा कर सकते हैं 156, हम अगला जो स्टेप देखेंगे, जब प्लस माइनस नहीं कुछ हो रहा है तो मल्टीप्लाई भी नहीं चल रहा है, प्लस माइनस भी नहीं चल रहा है, तो इसको मतलब स्क्वायर करके देखते हैं। देखिए 156 के आसपास का स्क्वायर अगर हम देखें तो 144 होता है, अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 144, और उसमें अगर हम 12 जोड़ दें तो हमारा 156 में मिल रहा है, वेरी गुड। उसके बाद अगर हम देखें 272, तो 272 के आसपास का जो रूट होता है वो होता है 15, है ना। 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का होता है 256, तो 16 लेते हैं फिर, है ना, 16 से बन जाएगा हमारा काम। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है, और 256 में जब आप 16 जोड़ेंगे तो ये आपका होना चाहिए 272, ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो 12 का हो गया, 16 का हो गया, अब बात करते हैं हम लोग 342 कैसे आ सकता है। अब 342 के लिए 19 का स्क्वायर जो होता है वो 361 होता है, तो 18 का स्क्वायर करके देखते हैं। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है, ठीक है। प्लस इसमें 18 जोड़ देते हैं हम, तो कितना आएगा ये आपका 2 4 और 3, है ना। तो ये वाला बिल्कुल सही हो रहा है। अब यहाँ से देखना पड़ेगा, 12 के बाद हमने लिया 16 का स्क्वायर यानी कि +4 का, 16 के बाद हमने लिया 18 का स्क्वायर यानी कि +2 का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75, 75 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 75 क्वेश्चन में 156, 272 और 342, ठीक है।
तो हमने देख लिया प्लस माइनस करके तो नहीं आ रहा है ये, शायद देखते हैं एक बार। 12 में से 6 गए 6 और 26, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 116, 0 7 और 170 ये आएगा ना। हाँ ठीक है, हाँ ये आएगा 0 70। तो ये तो कुछ नहीं बैठ रहा है, ये तो सीक्वेंस नहीं हो रहा, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं चल रहा है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अगला अब हम देखेंगे स्क्वायर के आसपास। अब देखिए 12 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो मिलता है 144, और उसी में अगर 12 ही जोड़ दें तो हमारा 156 में मिल जाता है। चलिए देखिए मिल गया क्लू हमें। अब 272 के आसपास का स्क्वायर देखेंगे क्या होता है। 272 के आसपास का स्क्वायर होता है आपका 15 का 225 होता है। 225 में 15 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है 16 देखें, 16 का हो सकता है, देखिए 16 256 होता है, 256 और 16 जोड़ दें इसमें तो हमारा ये 272 हमें मिल जाएगा, है ना। 26 26 ठीक है 27। अब 342, 17 का तो 289 होता है, वो तो नहीं बैठ रहा इसके आसपास। 18 देखें, 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 32 10 42, ठीक है 342 हो गया। अब अगला हमें देखना है क्या आना चाहिए। अब देखिए इसके बीच में डिफरेंस है 4 का, इसके बीच में डिफरेंस है 2 का। अब या तो यहाँ पर 4 ही आना चाहिए। एक हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं। तो हिट एंड ट्रायल हमें, देखिए अभी हम इसके बेस पे सीरीज बना नहीं सकते, लेकिन अब हमें यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। तो 18 और 4 होते हैं 22, 22 का स्क्वायर करते हैं तो 22 के स्क्वायर में हमें मिलता है 484, है ना। 22 का स्क्वायर होता है 484। और सब 22 जोड़ेंगे हम लोग तो ये मिलेगा आपको 6 और 5 ऑप्शन में है, बिल्कुल ठीक है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। यदि दक्षिण पूर्व बन जाए उत्तर पूर्व बन जाए तो दक्षिण क्या होगा, दक्षिण क्या होगा, है ना। यदि दक्षिण पूर्वी उत्तर बन जाए तो आप इसको ऐसे देखिए, हमें पता है जो डायरेक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब वो ये कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, दक्षिण पूर्व ये वाला, ये चीज़ दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। अब ये कह रहा है कि नॉर्थ होना चाहिए। इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकें बेटर। देखिए ये वाला जो लाइन उसने कहा है, ये वाला, ये उसने कहा है कि नॉर्थ हो जाए, ठीक है। यानी कि ये नॉर्थ ले रहा है वो। अगर ये नॉर्थ होगा तो मुझे बताइए क्या इसके अपोजिट में साउथ नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि क्या होगा, साउथ होगा। अब हमें पता है कि नॉर्थ के लेफ्ट हैंड में वेस्ट पड़ता है। अब नॉर्थ के लेफ्ट हैंड में वेस्ट पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में वेस्ट होगा और इस डायरेक्शन में ईस्ट होगा, ठीक है। तो पूछा दक्षिण क्या होगा, दक्षिण इसके हिसाब से, अब दक्षिण आपका जो है वेस्ट और नॉर्थ होगा, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पश्चिम, है ना। ऑप्शन नीचे कटा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया गया था, उत्तर और पश्चिम, ठीक है, उत्तर और पश्चिम। तो ये था हमारा भाग 2। आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें ठीक हुए हैं, है ना। अब तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से कीजिए, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा समय आपके पास अब नहीं है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।